हबीब तनवीर जीवन वृत्त। हबीब तनवीर का जन्म 1 सितंबर 1923 ईस्वी को छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ था। इनके पिता हाफिज अहमद खान पेशावर पाकिस्तान के रहने वाले थे। हबीब तनवीर के बचपन का नाम हबीब अहमद खान था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा रायपुर में ही संपन्न हुई तथा मैट्रिक लारी म्यूनिसिपल हाई स्कूल से उत्तीर्ण की। कानपुर के मॉरिस कॉलेज से सन 1944 ईस्वी में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से MA की। बचपन से ही कविता लिखने के शौकीन हबीब साहब पहले तनवीर छद्म नाम से शेरो शायरी करते थे, जो बाद में इनका तखल्लुस उपनाम हो गया। हबीब साहब सन 1945 ईस्वी को मुंबई में बतौर प्रोड्यूसर आकाशवाणी में नौकरी शुरू की। यही उन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए गाना भी लिखा और कुछ फिल्मों में अभिनय भी किया। मुंबई में हबीब साहब प्रगतिशील लेखक संघ और बाद में IPTA इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन से भी जुड़े। चूँकि तत्कालीन परिवेश ब्रिटिश हुकूमत का था, अतः कई IPTA कलाकारों के जेल में रहने के कारण हबीब साहब ने ही IPTA को बचाए रखा। सन 1954 ईस्वी में हबीब साहब दिल्ली आए और वहाँ कुदैसिया जैदी के हिंदुस्तान थिएटर में काम करने लगे। दिल्ली के तनवीर हसन की मुलाकात अभिनेत्री मोनिका मिश्रा से हुई, जो 1954 ईस्वी में जीवन संगिनी बन गई। सन 1955 में हबीब साहब इंग्लैंड गए और रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट राडा में प्रशिक्षण प्राप्त किया तथा ब्रिस्टल पुरानी विक्ट थिएटर स्कूल में सन 1956 ईस्वी में निर्देशन के तौर पर काम भी किया। हबीब तनवीर ने 60वें दशक की शुरुआत में ही नई दिल्ली में नया थिएटर और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना की। वस्तुतः हबीब तनवीर साहब हिंदुस्तानी रंगमंच के सलाहकार पुरुष थे। उन्होंने लोक धर्मी रंगमंच को पूरी दुनिया में प्रतिष्ठित किया। भारत के सबसे मशहूर पटकथा लेखक, नाट्य निर्देशक, कवि और अभिनेता हबीब तनवीर साहब की मृत्यु 8 जून 2009 को भोपाल, मध्य प्रदेश में हो गई। अपने जीवन के महत्वपूर्ण 50 वर्षों में हबीब साहब ने करीब 100 से अधिक नाटकों का मंचन व सृजन किया। हबीब जी ने हिंदी के कई महत्वपूर्ण फिल्मों में अभिनय भी किया है, जैसे चरणदास चोर, गांधी, ब्लैक एंड व्हाइट, मंगल पांडे आदि। हबीब साहब का सबसे लोकप्रिय नाटक चरणदास चोर माना जाता है। ये नाटक 3 दशकों तक भारत और यूरोप में मंचित और प्रशंसित होता रहा। एडिन वर्ग के अंतर्राष्ट्रीय नाट्योत्सव में इसे फ्रिंज प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हबीब साहब राज्यसभा के सदस्य भी रहे। यह प्रसिद्ध संगीतकार और अभिनेत्री नगीन तनवीर इन्हीं की बेटी है। एक निर्देशक के रूप में हबीब ने सांस्कृतिक नाटक, पारसी नाटक, ब्रेख्त और मॉलियर जैसे नाटककारों के नाटकों के अलावा या तो स्वयं ही नाट्य रूपांतरण किया अथवा मौलिक नाटक लेखन किया। हबीब साहब ने 3 प्रकार के नाटकों की रचना की है: मौलिक, अनूदित तथा बाल नाटक। हबीब ने अपने नाट्य मंच की पहली शुरुआत छत्तीसगढ़ में मिट्टी की गाड़ी या शाह सूजा की शांताबाई नामक नाटक से किया। हबीब तनवीर के नाटकों में एक लंबी फहरिस्त उन नाटकों की भी है जो किसी देशी विदेशी कहानी या लोक कथा पर आधारित है, जैसे शतरंज के मोहरे, 1947 प्रेमचंद, अर्जुन का साथी और गांव
का नाव ससुराल और मोर गांव दामाद 1970 छत्तीसगढ़ कथाएं। ठाकुर प्रिंसिपल सिंह तथा चरणदास चोर 1974-75 राजस्थानी लोक कथाएं। शाही लकड़हारा तथा जानी चोर 1976 हरियाणा। बहादुर कालरीन 1978 छत्तीसगढ़ लोक कथा। सोन सागर 1980 छत्तीसगढ़ की चांदनी और बिहार की लोरिकायन लोक कथा। हिरमा की कहानी 1985 आदिवासी कथा। जन नाट्यमंच के लिए तैयार किए गए नाटक मोटे राम का सत्याग्रह 1988। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए दुश्मन 1989 तथा श्री राम सेंटर के लिए जिन लाहौर नहीं देखा वो जन्मई नहीं 1990 है। हबीब तनवीर के नाटक। पोस्टर नाटक मौलिक। शांति कामगार 1948। इंद्र लोकसभा 1971। कुश्तियाँ का चपरासी 1971। देवी का वरदान 1981। मंगलू दीदी 1986। किसका पुत्र 1986। पूर्णांग नाटक मौलिक। राजा चंबा और चार भाई 1978। देख रहे हैं नैन 1992 ईस्वी। प्रसिद्ध मौलिक नाटक शतरंज के मोहरे 1954 ईस्वी। आगरा बाजार 1954। 70-89। मिट्टी की गाड़ी 1958-77। गांव को नाव ससुराल में मोर नाव दामाद 1973। चरणदास चोर 1974। बहादुर कलारीन 1978। शाहजहाँपुर की शांतिबाई 1978 से 80। सोन सागर 1979। हिरमा की अमर कहानी 1986। सम्मान एवं पुरस्कार। संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड 1969 ईस्वी। पद्मश्री अवार्ड 1983 ईस्वी। संगीत नाट्य अकादमी फेलोशिप 1996 ईस्वी। पद्म विभूषण सम्मान 2002। सन 1972 से 78 तक राज्यसभा सदस्य। चरणदास चोर नाटक हिंडनबर्ग इंटरनेशनल ड्रामा फेस्टिवल में पुरस्कृत होने वाले पहले भारतीय 1982 ईस्वी। आगरा बाजार नाटक से। हबीब तनवीर ने आगरा बाजार नाटक की रचना 1954 ईस्वी में की। इस नाटक की रचना के बारे में स्वयं हबीब तनवीर कहते हैं कि वर्ष 1954 में मैंने अपना पहला सफल नाटक आगरा बाजार लिखा। आगरा बाजार में नज़ीर अकबराबादी के बारे में लिखने के लिए मैंने दिल्ली की जुबान में लिखे वाले फरहतुल्ला बेग और अहमद शाह अख्तरी के बारे में अध्ययन किया। दिल्ली की आवाज़ें, पुरानी दिल्ली की ध्वनियाँ, विक्रेता, दुकानदार, कटोरा बजाने वाला, जीरा पानी बेचने, इन सभी में संगीत की लय है। आप पुरानी दिल्ली में यह भाषा सुन सकते हैं। उस समय मैंने लोगों की जो भाषा सुनी उसका समावेश आगरा बाजार में है। 2 अंकों के इस नाटक में पात्रों की भरमार है जिसके नाम इस प्रकार हैं: फकीर, लड्डू वाला, तरबूज वाला, बर्फ वाला, ककड़ी वाला और कनमैलिया कान साफ करने वाला, पान वाला, मदारी वाला, बर्तन वाला, अजनबी, शायर, हमजोली और तज़किरा नवीस वृत्तांत लिखने वाला ग्राहक। अजनबी, शायर, हमजोली और तज़किरा नवीस वृत्तांत लिखने वाला ग्राहक। और बेनज़ीर शोहदा लड़का, पान वाला, करीमन चमेली, हीड़ा दर्जी, रामू पंसारी दरोगा और नवाशी तमाशबीन दर्शक आदि। अंक 2 में आए नए पात्र: पतंग वाला हमीद, बालक अंधा भिखारी, एक आदमी बेनी प्रसाद, होली गाने वाला, पहला सिपाही, दूसरा सिपाही, लवलच्छी और सांगरिया
सारंगिया, लवलच्छी और सारंगिया आदि। नाटक के प्रथम अंक की शुरुआत दो फकीर के द्वारा साओब शहर की दुर्दशा का वर्णन करने वाली कविता गाते हुए हाल में प्रवेश करने से होता है। फकीर के द्वारा गाए गए गीत अब तो कुछ सुखन का मेरे इख्तियार बंदे रहती है। जब सोच में लैलो निहार बंद दरिया सुख की फिक्र का। नाटक की शुरुआत में ही बाजार का दृश्य है, जहाँ तरबूज वाला, लड्डू वाला और अंधेले का 6 लड्डू, बर्फ वाला, ककड़ी वाला, दमड़े की 4 ककड़ियाँ, कनमौली वाला, एक छद्दा में पान वाला अपनी दुकान लगाए हैं, किंतु ग्राहक का पता नहीं है। बाजार में पहले ककड़ी वाला और लड्डू वाला स्थान को लेकर आपस में लड़ते हैं, फिर मदारी वाला ककड़ी वाले की सारी ककड़ी सड़क पर फेंक देता है और फिर इन दोनों में झड़प होने लगती है। नाटक में हालात ऐसे बनते हैं कि लड्डू वाला, ककड़ी वाला, रेवड़ी वाला, तरबूज वाला आदि आपस में झगड़ पड़ते हैं। मौका अच्छा देख कुछ उचक्के और बाजार के लड़के रेवड़ियाँ, ककड़ी, लड्डू आदि लूटना शुरू कर देते हैं। झगड़ा के बाद फिर फकीर का आगमन होता है और मुसाफिर गरीबी और रोटी का बड़ा ही मार्मिक वर्णन करता है। मुफलिसी। झगड़ा के बाद फिर फकीर का आगमन होता है, वह मुफलिसी गरीबी और रोटी का बड़ा ही मार्मिक वर्णन करता है। फकीर सुखामद। फकीर खुशामद की अहमियत को बताते हुए कहता है कि जो खुशामद करे खल्क उससे सदा राजी है। अंत में वो कहता है कि खुशामद में खुदा राजी है। नाटक में शायर के माध्यम से यह कहा गया है कि दिल्ली में एक कॉलेज खुल रहा है, जहाँ अंग्रेजी ज़बान की तालीम और कीमिया और तबीयत, रसायन और भौतिक शास्त्र पर दर्स दिए जाएंगे। नाटक के प्रथम अंक में देहातिया की एक टोली रंगीन कपड़े पहने बलदेव जी का मेला नाम की नज्म गाती हुई बाएं रास्ते से आती है। क्या वह दिलबर कोई नेवला है, नाथ है और कहीं वह चेला है। प्रथम अंक में ही एक हसीना बेनजीर बाजार में आती है। माथे पर कसका तिलक और हाथ में फूलों का गजरा है। अपने रहने का स्थान हुस्न भरा बताती है। बेनजीर कोठी की मल्लिका है। सोहदा उसे गीत सुनाने के लिए इस अंदाज में बोलता है, ए गुल अंदाम फूल जैसी दिल आराम और परिजात सनम, वाकायदा तारुफ तो हो चुका, अब कुछ सुनाओ। बेनजीर अपनी आप बीती के रूप में गीत सुनाती है। बेदर, सितमगर, बेपरवा, बेकल, चंचल, चटकीली सी। प्रथम अंक का अंत फकीर के गाने से होता है। पैसे ही का अमीर के दिल में ख्याल है, पैसे ही का फकीर भी करता सवाल है। पैसा ही फौज, पैसा ही जाहो जलाल है। नाटक के अंत में ककड़ी वाला भी आता है और कहता है, मेरी ककड़ी पर कोई नब्ज नहीं लिख देता। अंक 2 की शुरुआत फकीर के गीत और बंजार नामा से होता है। पर्दा उठाने से पहले वह गाना शुरू करता है और उसके गाने के आखिरी बंद पर पर्दा उड़ जाता है। फकीर ये गीत गाता है, टूक हिरसो हवा को छोड़ मियाँ, मत देश विदेश फिरो, मारा कज्ज का अमल। नाटक का एक पात्र लड़का पतंग वाले के कहने पर नाजिर की नब्ज तैराकी का मेला सुनाता है। अदना गरीब मुफलिस जरदार पैरते हैं, इस आगरे में क्या क्या ये यार पैरते हैं। दूसरे अंक में ककड़ी वाला पान वाले की बेंच पर बैठकर सुरीले ढंग से
गा गा कर ककड़ी बेचता है, क्या खूब नरमो नाजुक इस आगरे की ककड़ी, जिसमें खास काफिर इस कंदरे की ककड़ी। नाटक के दूसरे अंग का अंत कोरस के इस गीत से होता है। दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी, और मुफलिसों गधा है सो वह भी आदमी। हबीब तनवीर ने इस नाटक को पहले पहल ओखला गांव के लोक अभिनेताओं और जामिया मिलिया के मध्यवर्गीय पढ़े लिखे अभिनेताओं के द्वारा मुक्ताकशी रंगमंच पर प्रस्तुत किया। हबीब तनवीर ने आगरा बाजार को स्लॉट और पेशकश के एतबार से 4 हिस्सों में बांटा है। आवाम का अखलाक और बेरोजगारी, लेखकों और इंटेलेक्चुअल की काहली, तसब्बुब और ज़िंदगी से फ़कीरी। 3 छोटे पेशेवरों में नाजिर अकबराबादी की मकबूलियत, नाजिर का पैगाम। इस नाटक में हबीब साहब ने नाजिर अकबराबादी की कविताओं के भावों को मूर्त रूप में प्रस्तुत किया। नाजिर अकबराबादी 18वीं सदी के भारतीय शायर था, जिसे नब्ज का पिता कहा जाता था। उनकी सबसे प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक गज़ल बंजारनामा है। आगरा बाजार की रचना नाजिर अकबराबादी को प्रतिष्ठित करने के लिए की गई है ना। इस नाटक में कोई नायक नहीं है। आगरा के एक बाजार और कोठे के दृश्यों से जुड़ी संवेदना मानवीय अनुभूतियों से साक्षात्कार कराती है। इस नाटक में कथावस्तु के नाम पर केवल 3 प्रसंग हैं। पहला, आर्थिक मंदी के कारण किसी व्यवसायी का व्यापार ठीक से नहीं चलता। दूसरा, बेनजीर वेश्या और उसकी वृत्ति तथा तीसरा, पुस्तक विक्रेता के संबंध। आगरा बाजार की रचना एक खास ज़रूरत के तहत की गई थी। इस नाटक को सन 1970 में, फिर सन 1977 में और तीसरी बार 1989 में खेला गया। कुछ लोगों ने आगरा बाजार नाटक पर ब्रेख्त की तकनीक का प्रभाव बताते हैं, किंतु हबीब जी ने इसे खारिज कर दिया है। उनका मानना है कि रचना लेखन और प्रथम मंचन तक न तो मैंने ब्रेख्त को पढ़ा था और न ही उनसे मेरी भेंट हुई थी। हाँ, जब दूसरी बार सन 1970 में आगरा बाजार बनाया तब तक उन्हें पढ़ा भी और व्यक्तिगत रूप से भेंट भी किया था। आगरा बाजार नाटक में की गई गीत योजना में आगरा के समसामयिक जीवन यथार्थ को व्यक्त किया गया है। नाटक की भाषा उर्दू, फारसी, अरबी से पटी हुई है। कहीं कहीं लोक भाषा का भी प्रयोग है। इसमें गली गलौज, अपशब्दों, मुहावरा, लोकोक्ति आदि भी प्रचुर मात्रा में है। नाटक में हबीब जी की मदारी और बंदर के द्वारा हिंदुस्तान की साझी संस्कृति को प्रस्तुत किया है। नाटक में तरह तरह के पतंग भी भारतीय संस्कृति के प्रतीक के रूप में आई है। नाटक में आगरा बाजार वस्तुतः समूचे भारत का प्रतीक है। बाजार में व्यवसायियों का उलझना अपने ही देश के लोगों के आपस में लड़ने झगड़ने का प्रतीक तथा उसका फायदा उठाने वाले आगरा के चोर उचक्के वस्तुतः ब्रिटिश शासन का प्रतीक हैं तथा अंत में दरोगा का वसूली भ्रष्ट कानून व्यवस्था का प्रतीक है। आगरा बाजार नाटक के महत्वपूर्ण संवाद। पहला अंक, लोगों के पास खाने को पैसे हैं नहीं, इसका बंदर देखने के लिए पैसा देंगे ककड़ी वाला। बाबा खुदा तुझको खैर दे, हम तो न चांद समझे न सूरज जानते बाबा, हमें तो ये नज़र आती है रोटियां। फ़कीर, गनीमत समझिए, अभी दुनिया में किताबों की इतनी मांग नहीं है। किताब वाला, ज़माने को ज़रूरत दरअसल मुजाहिद की नहीं मौलाना बल्कि इंसान की है। इंसान कहीं नज़र नहीं आता। हमजोली, बेदर्द तमगर बेपरवाह, बेकल चंचल चटकीली से दिल सख्त कयामत पत्थर सा, और बातें नर्म रसीली सी
आँखों की बान हठीली सी बेनज़ीर। दर्द सर हो तो हम दवा करें, दर्द दिल हो तो उसका इलाज कर दे, दर्द कहीं और हो तो वहाँ मरहम रख दे। दरोगा: आज ही यहाँ गर्दन को कौन गर्दाने हैं? इस कूचे में तो पर कैच रखे जाते हैं। दरोगा: सोने से पहले छदाम की ककड़ी बिक गई तो रोजी नहीं तो रोजा। ककड़ी वाला: क्या आपको मालूम नहीं? अब तो मुसन्निफ लेखक अपनी लागत पर किताब छपवाता है। मैं खुद अपनी नई किताबें करीमा, माँ मुकीमा, आदमनामा वगैरह लिए बैठा हूँ। छापने को तौफीक नहीं। किताब वाला शायर से। दूसरा अंक: अगर आदमी जिंदगी भर मशक करता रहे तो एकाध शेर हर किसी के हौ निकल जाएगा। किताब वाला: सहारा में मेरे हाल में कोई भी न रोया, गर फूट के रोया तो मेरे पाँव का छाला हमजोली नाजिर का शेर। अखबार अंग्रेजी में निकलेगा उस ज़बान में जो कल सारा हिंदुस्तान बोलेगा। गंगा प्रसाद। हबीब तनवीर एवं आगरा बाजार नाटक के बारे में विद्वानों की राय। नाट्य मंचन और नाटक पर हबीब तनवीर के विचार। थिएटर आम जनता की चीज़ है, इसलिए नाटकों का चयन करते समय मैंने दिल से अधिक काम लिया, दिमाग से कम। नाटक को समझना ही नहीं, स्वयं भीतर तक अनुभव करना जरूरी है। मैं नाटक को एक भ्रूण रूप, एम्ब्रायोनिक फॉर्म में पाता हूँ और उसे मैं आपके सामने किसी अकादमिक ढंग से पेश नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक अच्छे थिएटर के रूप में जो आपको सम्मोहित करता है। इसका जादू महसूस किया जा सकता है। मैं नाटक की शुरुआत इसी तरह देखता हूँ। वैदिक काल में अग्नि के चारों ओर गाए जाते हुए स्रोतों की ऐसी ही कुछ झलक के साथ। और यह नाटकीय है क्योंकि धर्म भी नाटकीय है। नाजिर अकबराबादी के बारे में हबीब तनवीर के विचार। ये हकीकत है कि उनका कलाम जिंदा जावेद है। ड्रामे के अंदर कलाम नाजिर के उस पहलू को उजागर करना चाहता था और उसी को मैंने मौजू बनाया। नाजिर उर्दू नब्ज के बाबा आदम हैं। नाजिर राह चलते नज़्में कहा करते और छोटे पेशे वाले लोग और भिखारी अक्सर उनसे नज़्मों की फरमाइश करते और वे उसकी बात कभी न टालते। हिंदुस्तानी लहजे में बात करने का सलीका आज भी नाजिर अकबराबादी से सीखा जा सकता है। नाजिर फ़कीर और दरवेशों में आज तक मकबूल हैं। अशोक वाजपेयी। हबीब तनवीर के नाटक उत्तर आधुनिक है, यानी उसका जो अशोक वाजपेयी। हबीब तनवीर के नाटक उत्तर आधुनिक है, यानी उनका जो रूपाकार है वह बहुत ही अधिक मध्य और अंत वाली जो मानसिकता थी आधुनिक की, जिसमें हर चीज़ मुकम्मल होनी चाहिए, किसी चीज़ को आप ढीला नहीं छोड़ सकेंगे। नेमचंद जैन। आगरा बाजार नाटक से अधिक संगीत प्रधान बहुरंगी प्रदर्शन का एक आलेख भर है, जिसके सहारे निर्देशक ने संगीत, संवाद और सम्मोहन गतिविधान, अभिनय, रंग सज्जा के कल्पनाशील संयोजन द्वारा एक चाक्षुष अनुभव को जीवंत बनाने की कोशिश की है। भारत रत्न भार्गव। आगरा बाजार में प्रयुक्त संवादों में भाषा के कई स्तर हैं। बाजार के बीच आम आदमियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा ठेठ आंचलिक भाषा है, लेकिन उनकी रवानगी उसकी सबसे बड़ी
खसूसियत है। नेमचंद जाने यह नाटक इंसानियत की ऊंच नीच तथा भेदभाव से हटकर आपसी बराबरी और भाईचारे की भावना को उभारता है। कविता और कला के जिंदगी के साथ जुड़ने और प्रासंगिक होने पर जोर देता है और सृजनात्मक अभिव्यक्ति की भाषा को बोलचाल के पास लाने की जरूरत को भी दिखाता है। कमला प्रसाद हबीब तनवीर के नाटकों को देखते हुए यह एहसास होता है कि उनके थिएटर का मकसद हमेशा से यह रहा है कि आवाम की तवज्जो उन समस्याओं की तरफ कराई जाए और उनमें समाजी समझ और जागरूकता लाई जाए जिसमें वो हल हो सके। कुंज बिहारी शर्मा हबीब तनवीर द्वारा निर्देशित नाटकों में एक और आगरा बाजार और चौरादास चोर जैसे प्रयोगधर्मी नाटक है, तो दूसरी ओर बहादुर कालरी और लोरी चंदा सोन सागर जैसे लोकनाट्य है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जीवन वृत्त। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 15 सितंबर 1927 ईस्वी को पिकौरा ग्राम जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। सक्सेना जी के पिता का नाम विश्वेश्वर दयाल सक्सेना और माता का नाम सौभाग्यवती देवी था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 3 भाई बहन थे। छोटे भाई का नाम श्रद्धेश्वर और बहन का नाम सुशीला था। सर्वेश्वर दयाल की माता सरकारी स्कूल में अध्यापिका थी, किंतु पिता की जिद थी कि वे स्वयं कभी सरकारी नौकरी नहीं करेंगे। इस कारण उनके पिता पहले पुस्तकालय की दुकान खोले और उसके बाद फोटोग्राफी की दुकान। आर्थिक तंगी में जन्म लेने वाले सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का विपन्नता से जीवन भर का नाता बना रहा। गरीबी से अनवरत संघर्ष करते रहने के कारण गरीबों के प्रति दिनादिन सहृदय होते चले गए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की प्रारंभिक शिक्षा बस्ती में हुई। यहीं के एंग्लो संस्कृत हाई स्कूल से सन 1941 ईस्वी में उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1943 ईस्वी में बनारस के क्वींस कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1944-45 में आर्थिक कठिनाइयों और बहन की शादी के लिए पैसे इकट्ठा करने के उद्देश्य से पढ़ाई छोड़कर बस्ती के एक स्कूल में 60 रुपये प्रतिमाह पर नौकरी शुरू की। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए और सन 1949 ईस्वी में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। सक्सेना जी के शिक्षकों में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर रामकुमार, डॉक्टर रमाशंकर रसाल थे। सहपाठी में विजय देवनारायण शाही आदि। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही सन 1955 ईस्वी तक एक प्रमुख डिस्पैचर के पद पर कार्यरत थे। सन 1960 ईस्वी तक सर्वेश्वर जी ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग में सहायक संपादक के पद पर नियुक्त रहे तथा 1960 के बाद लखनऊ रेडियो स्टेशन में आ गए। सन 1964 ईस्वी में अज्ञेय द्वारा दिनमान पत्रिका निकाली गई, अतः उनके आग्रह पर सक्सेना जी दिनमान में पहले सहायक संपादक और बाद में उप प्रमुख संपादक के रूप में काम करने लगे। सक्सेना जी का दिनमान पत्र में चर्चे और खर्चे नाम से चुटीली शैली का गद्य बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। नवंबर 1982 में सक्सेना जी बाल पत्रिका पराग के संपादक हो गए और मृत्यु पर्यंत यही रहे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की मृत्यु 23 सितंबर 1983 ईस्वी को रात्रि में दिल का दौरा पड़ने से हो गई। सक्सेना जी के जीवन में सितंबर महीना का विशेष महत्व रहा। उनका जन्म सितंबर में ही दिनमान में प्रवेश, सितंबर में ही दिनमान को छोड़कर सितंबर में ही पराग के संपादन और अंत में सितंबर महीने में ही उनकी अंतिम विदाई हो गई। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने अनेक कहानियों का भारतीय
तथा अन्य यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद किया था। उनका सोवियत कथा संग्रह 1978 ईस्वी 7 महत्वपूर्ण कहानियों का रूसी अनुवाद है। लगभग सभी भारतीय भाषाओं में अनुदित इनका बकरी एक महत्वपूर्ण नाटक है तो मेघ आए बनठन के संवर के इनकी प्रसिद्ध कविता है। सरसादास सक्सेना की रचनाएं। काव्य संग्रह सरसादास सक्सेना ग्रंथावली खंड 1 में संग्रहित। तीसरा शतक में प्रकाशित कविताएं हैं 1959 ईस्वी। काठ की घंटियां 1949 से 1957। काठ की घंटियां 1959। काठ की घंटियां 1959। नेक्स्ट है बांस का पुल 1963। एक सुनी नाव 1966। धर्मवाय 1969। सर्वेश्वर सक्सेना ग्रंथावली ग्रंथ है तो कुआओं नदी 1973। जंगल का दर्द 1976। खूंटियों पर टंगे लोग 1982। कोई मेरे साथ चले 1985। नाटक बकरी 1974। लड़ाई 1979। अब गरीबी हटाओ 1981। हवाला बहुचर्चित। हिसाब किताब आदि। उपन्यास पागल कुत्तों का मसीहा 1977। खोया हुआ जल 1977 ईस्वी। उड़े हुए रंग बाद में सुने चौखटे के नाम से 1974 में प्रकाशित। कच्ची सड़क 1978। अंधेरे पे अंधेरा 1980। यात्रा संस्करण कुछ रंग कुछ गंध 1971 ईस्वी। बाल साहित्य बतूता का जूता 1971 ईस्वी। महंगू की टाई 1974। भाव भो खो खो भो भो खो खो। लाख की नाक अनाप शनाप हाथी की पौ आदि। ग्रंथ संपादन शमशेर मलयज के साथ 1971। अंधेरों का हिसाब 1981। नेपाली कविताएं 1982 ईस्वी। बाल नाटक होरी धूम मचोरी नृत्य नाट्य है। रूप मती बाज बहादुर नृत्य नाट्य है। सावन घन आए नृत्य नाट्य है। रक्षाबंधन नृत्य नाट्य। रेडियो रूपक पीली पंक्तियाँ चांदी का वर्क। 2 चीनी औरतें यहाँ हम एक हैं। बर्फ ने कहा धनिया 5 मिनट का नाटक। रामकृष्ण परमहंस एकांकी संग्रह है। बुद्ध की करुणा। सत्यवादी गौरव। बुद्ध की करुणा सत्यवादी गौरव प्राप्त पुरस्कार है। खूंटियों पर टंगे लोग के लिए 1983 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार। बकरी नाटक से सन 1974 ईस्वी में प्रकाशित सरसादास सक्सेना का यह बकरी नाटक लेखन के हिसाब से पहला और प्रकाशन के हिसाब से दूसरा नाटक है। बकरी नाटक की प्रथम प्रस्तुति जन नाट्य मंच द्वारा त्रिवेणी कला संगम नई दिल्ली की उद्यान रंगशाला में 13 जुलाई 1974 ईस्वी को हुई। सक्सेना जी इस नाटक लेखन के पीछे इब्राहिम अलकाजी के साथ हुई बातचीत हिंदी में आम आदमी का समसामयिक नाटक नहीं है की प्रेरणा मानते हैं। सरसादास सक्सेना बकरी नाटक की भूमिका में नाटक लेखन के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यह नाटक न लिखा जाता यदि हिंदी में कोई ऐसा नाटक होता जिसमें जन चेतना को लोक भाषा और लोक रूपों के माध्यम से सामाजिक अन्याय के साथ जोड़ने का एक नया व्याकरण देखने को मिला। यदि हिंदी के तथाकथित श्रेष्ठ नाटक बड़े प्रेक्षागृहों भारी तामझाम और विद्वत प्रेक्षक समाज के मुहताज न होते, यदि हिंदी के नाटककार यश प्रार्थी न होकर आम आदमी की पीड़ा आम आदमी की जबान में आम आदमी के बीच ले जाना हिंदी रंगमंच के लिए अच्छा अनिवार्य मानते हैं। सरसादास सक्सेना बकरी नाटक के उद्देश्य स्पष्ट करते हुए नाटक की भूमिका में कहते हैं यह नाटक जितना ही गांवों कस्बों मजदूर बस्तियों और
स्कूल कॉलेजों में खेला जाएगा उतना ही इसका उद्देश्य पूरा होगा। बकरी नाटक में कुल 15 पात्र हैं जो इस प्रकार है: नट नटी, भिस्ती, दुर्जन सिंह, कर्मवीर, सत्यवीर, सिपाही, विपत्ति, युवक, काका काकी, चाचा, राम, एक ग्रामीण, दूसरा ग्रामीण। नाटक की कथावस्तु 2 अंकों में है तथा प्रत्येक अंक में 3-3 दृश्य हैं। प्रत्येक दृश्य के बाद नट गायन की योजना है। नाटक की शुरुआत नटी के द्वारा गाए गए नौटंकी शैली में रचित दोहा से है: सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। किंतु उपयुक्त दोहा को नट नहीं गाता। वह इस दोहे के शब्दों को फेर बदल कर इस तरह गाता है: 5 देव सम 5 दल, लगे ढोंग की रेस, जिनके कारण हो गया देश आज परदेश। नट नटी से कहता है कि तुम ऐसा नाटक करने के लिए क्यों कह रही हो जिसमें न कोई तुक नजर आता है और न ही इसमें सत्य की कोई खबर है। नटी के पूछने पर कि सत्य क्या है नट गाता है: हे संकट मोचू, बना दे हमें घोंचू, अपना सिर नोचू न उसका मुँह नोचू। नाटक में नट नटी को भवानी शब्द से संबोधित करता है। नाटक के पहले अंक और पहले दृश्य की शुरुआत एक भिस्ती द्वारा मशक लादे सड़क सींचते हुए गीत गाने से होता है। बकरी को क्या पता था कि मशक बनके रहेगी, पानी भरेंगे लोग और वह कुछ ना कहेगी। मंच के कोने में खड़े 3 डाकू दुर्जन सिंह, सत्यवीर, कर्मवीर, भिस्ती की आवाज़ सुन चहकते हुए गाते हैं: मुझे मिल गई रे, मुझे मिल गई। सिपाही तीनों से सवाल करता है कि क्या मिल गई? हूर की परी मिल गई, बड़ा माल हाथ लग गया, राजा नवाब सेठ साहूकार फंस गया था, सोना चांदी की खान मिल गई। दुर्जन सिंह सिपाही दीवान जी की व्यंग रूप से प्रशंसा करते हुए कहता है: तेरी कृपा के बिना प्रभु मंगल मूल, तेरी कृपा के बिना है प्रभु मंगल मूल, पत्ता एक हिलता नहीं, फंसे न कोई फूल। दुर्जन सिंह के कहने पर सिपाही दीवान बकरी लेकर आता है। दुर्जन सिंह बकरी की ओर इशारा करते हुए दीवान जी से पूछता है: यह क्या है? दीवान जी: बकरी किसकी? गांव के हरिजन की। नहीं, बिल्कुल गलत, फिर यह गांधी जी की बकरी है। अंततः दुर्जन सिंह यह साबित करता है कि वह मोहनदास करमचंद गांधी की बकरी है। वह बताता है कि इसकी मां गांधी के पास थी, उसी की यह दिव्य संतान है। दुर्जन सिंह बकरी की पवित्र दूध देना न बताकर कुर्सी, धन और प्रतिष्ठा दिलाने वाला बताया है। दुर्जन सिंह बकरी के बारे में बताता है कि यह घास नहीं खाती, यह खाती है बुद्धि, बहादुरी और विवेक। दुर्जन सिंह दीवान के गांव में ऐलान करने से कहते हैं कि हमें गांधी जी की बकरी मिल गई है। लोग दर्शन करने आए पर खाली नहीं, हाथ में धन दौलत रुपए पैसा लाए। तीनों डाकू मिलकर एक मंडप लोक सेवा सदन बनाते हैं जहां बकरी को फूल माला पहनाकर एक साथ गाते हैं: सोने की छत तो चांदी के खंभे, जय जगदम्बे जय जगदम्बे। है ना। नाटक में एक औरत विपत्ति बकरी को ढूंढते हुए आती है और बकरी को देख कहती है: हुजूर, ई बकरी हमार है, यहाँ कौन बांध लावा? सिपाही औरत को फटकारते हुए कहता है: यह गांधी जी की बकरी है, यहाँ तो तुम दफा हो जा वरना इस बकरी को बिना खाना पीना दिए कमजोर कर मार डालने की साजिश भर भारत सुरक्षा कानून के द्वारा तू हवालात की हवा खाएगी। औरत के कहने पर कि इसे बकरी को मैं पीपल का पत्ता खिलाती थी। सिपाही कड़क कर कहता है कि गांधी जी की बकरी पीपल का पत्ता नहीं फल खाती है और वह
पड़े हुए केले के छिलके की ओर इशारा करता है। सिपाही जब औरत से बकरी का मोल पूछता है तो औरत कहती है, जमींदार साहब 20 रुपये देते रहें। सत्यवीर औरत से कहता है कि गांधी जी केवल 6 पैसे में गुजर करते थे। ये जानती हो तुम? नहीं जानती तो तुम्हें आज़ाद देश में रहने का हक नहीं। औरत सत्यवीर से दीनतापूर्वक कहती है कि हम देश में नहीं रहित हुजूर, गांव में रहित है, और अपनी बकरी को साबित करने के लिए ग्रामीण को बुलाती है। किंतु दुर्जन सिंह गाँव में सूखा अकाली महामारी का कारण बकरी का औरत के पास रहना बताता है और कहता है कि अगर यह बकरी मेरे पास रही तो सब संकट दूर हो जाएगा। ग्रामीण की राय होती है कि बकरी दुर्जन सिंह के पास रहे। करवीर नकली जज बन औरत को सजा सुनाता है। सिपाही सार्वजनिक संपत्ति हड़पने के आरोप में इस औरत को दफा XQ 0 के अधीन 2 साल सख्त कैद की सजा दी जाती है। साथ ही 500 रुपये जुर्माना न देने पर 6 महीने की कैद बामशक्कत। लोगों से दान लेने के लिए बकरी स्मारक निधि बनाया जाता है। साथ ही बकरी शांति प्रतिष्ठान, बकरी संस्थान, बकरी सेवा संघ, बकरी मंडल आदि संस्थानों को बनाया जाता है। नाटक में गांव का एक युवक दुर्जन सिंह के पाखंड, अंधविश्वास और ठग प्रवृत्ति के विरुद्ध ग्रामीण लोगों को जगाता है। नाटक के दूसरे अंक की शुरुआत 2 साल बाद से होती है। वही स्थान है किंतु पहले से बहुत समृद्ध। एक कोने में बंदूक, वहीं बकरी के मंडप को काली दीवार से घेर दिया गया है जिसके ऊपर लोक सेवा सदन की तख्ती लटक रही है। ग्रामीण लोग दरवाजे के पास एक छिद्र मात्र से बकरी का दर्शन कर पा रहे हैं। सिपाही दीवान जी अब DIG हो गए तथा बकरी के मंडप पर ही उनकी तैनाती है। एक ग्रामीण के कहने पर कि हुजूर, छिद्र से बकरी दिखाई नहीं देती। DIG साहब कहते हैं, सबको नहीं दिखता, जिसने अच्छे कर्म किए होंगे उसी को दिखेगा। कर्मवीर युवक को नक्सलवादी कहता है किंतु वह प्रत्युत्तर में कहता है कि मैं असलवादी हूँ। युवक को एक षड्यंत्र के तहत राजद्रोह का मुकदमा लगा जेल में बंद कर दिया जाता है। दूसरे अंक में अचानक नट का प्रवेश होता है और वह गाता है, लोकतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद, तुमसे जात पात है आबाद और फिरका पस्ती है तुमसे साथ। गांव में चुनाव का माहौल है। दुर्जन सिंह के पक्ष का चुनाव चिन्ह बकरी का थन है। कर्मवीर यह वादा करता है कि चुने जाने पर गांव की सड़क पक्की करवा देगा, उससे सड़क पर पानी नहीं भरेगा। चुनाव में दुर्जन सिंह के पक्ष से कर्मवीर सांसद के लिए चुना जाता है। नाटक के अंत में उसी बकरी को मारकर भोज कर दिया जाता है। नाटक के अंत में दुर्जन सिंह के कहने पर भिस्ती का बेटा गाता है, बकरी हमको बना दिया, बकरी की मेमे ने सब कुछ सहना सिखा दिया, बकरी की मेमे ने छोटी छोटी रस्सी में भी हर खूंटे के साथ बंद कर रहना सिखला दिया, बकरी की मेमे ने। नाटक के अंतिम में युवक के इशारे पर सभी लुटेरे दुर्जन सिंह सहित उसके लोगों को ग्रामीण घेर कर रस्सी में बांध देते हैं। नाटक के समापन नटी के इस गीत से होता है, दिन में 2 रोटी के हो जब देश में लाले पड़े, दिन में 2 रोटी के हो जब देश में लाले पड़े, हो सभी खामोश सबकी जगह पर ताले पड़े, बहुत हो चुका अब हमारी बारी, बदल के रहेंगे ये दुनिया तुम्हारी। सरसा दर्शक सेना का बकरी नाटक फारसी रंग शैली और उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध लोक नाटक नौटंकी के मिले जुले रूप
में प्रस्तुत किया गया है। नाटक का बकरी शीर्षक राजनीतिक व्यंग्य के रूप में गांधी जी की बकरी के संबंध गांधी जी की बकरी से संबंध है। सरस्वती जी इस नाटक में सत्ता के शोषण और जनता के शोषित स्वरूप को बहुत ही व्यंग्यात्मक, मनोरंजन और चुटीली भाषा में व्यक्त किया है। नाटक के प्रथम अंक में भिस्ती द्वारा बकरी पर आधारित गाए गए गीत से प्रेरणा लेकर दुर्जन सिंह, कर्मवीर और सत्यवीर नामक डाकू आम आदमी को ठगने, लूटने, यश और धन कमाने के लिए मिथ्या गांधी जी के बकरी का आधार लेता है। नाटक में बकरी को जगदम्बा माँ घोषित कर उसकी पूजा अर्चना की जाती है। लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं। चुनाव जीत की खुशी में देवी बकरी के बल दिए जाने पर जब सिपाही यह पूछता है कि दावत मांसाहारी होगी या शाकाहारी, तो दुर्जन सिंह कहता है कि चूंकि यह गांधी जी की नेक पवित्र बकरी है, इसीलिए यह दावत निरामिष कही जाएगी। प्रस्तुत नाटक में वस्तुतः बकरी की हत्या को प्रतीकार्थ में गांधी जी के विचारों की हत्या कही जाएगी। नाटक में दुर्जन सिंह, कर्मवीर और सत्यवीर जैसे डाकुओं का आगे चलकर नेता बन जाना वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था का सीधा और तीखा प्रहार है। नाटक के विपत्ति और उसके गांव के लोगों को भारतीय ग्रामीण अविवेकपूर्ण सद्भक्त जनता के रूप में चित्रित किया है। नाटक में आए बकरी स्मारक निधि, बकरी शांति प्रतिष्ठान, बकरी सेवा संघ आदि जैसे संस्थाओं के द्वारा आज के वैसे संस्थाओं की पोल खोली गई है, जहां भोली भाली जनता के पैसों को इकट्ठा कर दुरुपयोग किया जाता है। चुनाव के दौरान कर्मवीर, सत्यवीर और दुर्जन सिंह द्वारा दिए गए भाषणों की शब्दावली और उनकी मनस्थितियों से आज का राजनीतिक चरित्र उजागर होगा। इस नाटक में लेखक ने युवा शक्ति पर बल दिया और इसमें युवक नामक पात्र इस शक्ति का सूचक है जो भ्रष्टाचार और विसंगतियों की ओर ग्रामवासियों को जगाता है। नाटककार ने इस नाटक में बिंबों, प्रतीकों, मुहावरों आदि का बड़ा सुंदर और सहज प्रयोग के साथ ग्रामीणों के द्वारा लोक भाषा का भी बड़ा ही मनोरम प्रयोग किया है। इस नाटक में अनेक रूपगढ़ परिवर्तनों और परिवर्धनों के लिए लेखक कुमार ज्योति देशपांडे, भानु भारती और कविता नागपाल के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित किए हैं। दिल्ली के उद्यान रंगशाला में आयोजित बकरी नाटक की प्रथम प्रस्तुति में जो पात्र अभिनय किए थे उनका नाम इस प्रकार है: नट अनिल कुमार, नटी कविता नागपाल, भिस्ती अनिल कुमार, दुर्जन सिंह पंकज कपूर, कर्मवीर राकेश सक्सेना, सत्यवीर मनीष मनोजा, सिपाही सुभाष त्यागी, विप्ती शहला हाशमी, हथिया बखत, युवक सफदर हाशमी, ग्रामीण जन की भूमिका में काका अरुण शर्मा, काकी हथिया बखत, चाचा देव शीश घोष, राम ब्रिज सोनक, एक ग्रामीण दीपक चंद, दूसरा ग्रामीण उमोद सिंह। मंचित होने वाले इस नाटक के निर्देशक कविता नागपाल थी। बकरी नाटक के बारे में विद्वानों की राय। डॉक्टर अखिलेश गोस्वामी सर्वस्व आजीवन गरीबी से लड़ते रहे और गरीबों का साथ दिया। पढ़ाई के दिनों में भी जबकि अपनी जीविका जुटानी मुश्किल थी, फिर भी दूसरों की फीस, किताबें और खाने के लिए अपनी पूंजी दे देते थे। डॉक्टर नारायण राय, बकरी समकालीन जिंदगी का एक प्रमाणिक दस्तावेज है। डॉक्टर अखिलेश गोस्वामी, आज गांधी जी और गांधीवाद के नाम पर हर एक का रोजगार चमक रहा है। उसकी समाधि पर एक फूल चढ़कर जब सब अपनी फूलों की सेज सजाते रहे हैं। कविता नागपाल, बकरी का शिल्प लोचपूर्ण है। इसे नौटंकी और फारसी थिएटर के शैलीगत प्रवाह में बांधा गया है, लेकिन जहाँ नौटंकी में शाह के घटनाओं, पौराणिक और ऐतिहासिक प्रसंगों के अतिरंजित रूप आम जनता को संवेदित करते हैं, वहीं बकरी का विशेष कथ्य से पारंपरिक
से थोड़ा हटाता है। डॉक्टर अखिलेश गोस्वामी। सत्यमेव जयते के स्थान पर असत्यमेव जयते में बदल दिया। गांधी जी ने कहा था सत्य ही ईश्वर है, परंतु उनके ये लालची चेले असत्य की सत्ता का माला जपते हैं। डॉक्टर जयदेव तनेजा। बकरी आम आदमी की पीड़ा को आम आदमी की भाषा में आम आदमी के सामने प्रस्तुत करने वाला हिंदी का एक महत्वपूर्ण नाटक है। श्री नारायण। इस नाटक के नाट्य संरचना शिल्प में लोक नाट्य की शैली अपनाई गई है, लेकिन यह उधार ली हुई नहीं है, हमारी अपनी जमीन की उपज है। पारंपरिक नौटंकी की शैली में लिखा गया यह नाटक अपने सहज दृश्य बंद और मंच शिल्प के कारण गांव के शहर हर जगह आम आदमी के लिए सहज सुलभ नाट्य प्रस्तुत होगी। कविता नागपाल। हमने यह नाटक विकसित रंगमंच की पूरी क्षमता को ध्यान में रखकर न तैयार करके खुले मंच के लिए तैयार किया है, जिससे कि यह किसी भी स्थान पर किसी भी समय कम से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने खेला जा सके। लेखन और मंचन एक दूसरे उद्देश्य के पूरक हो सके और हिंदी नाटक को एक नया रूप देने की ऊपरी वाहवाही से बचकर एक सही धारा को आगे बढ़ाने में हम अपना छोटा सा योग दे सके। आगे समकालीन कवि सत्य और यथार्थ का जो नए कवि सफल और सबल हाथों में पकड़ सके हैं, जो सच्चे अर्थ में समकालीन जीवन में संपृक्त हैं, उनमें सरेश्वर का विशेष स्थान है। वह मूल गुण जो कवि को कवि बनाता है और जो कवि को रवि दृष्टि से अधिक गहरे पहुंचाता है, वह गुण इसमें है। बकरी नाटक के महत्वपूर्ण संवाद। मुक्त की अभिलाषा जगे क्षमता की भाषा। नट दर्शक केवल दर्शक, वे अच्छा नाटक देखना चाहते हैं, हम अच्छा नाटक खेलना चाहते हैं। नटी। जा तेरी मेरी ना पटनी, कैसी बनाई चटनी। नट नटी। पहला अंक। सोना भी मिल गया, चांदी भी मिल गया, राजा भी मिल गया, बातें भी मिल गई। तीनों डाकू एक साथ। होश में बात करो दीवान जी, अब हम डाकू नहीं शरीफ आदमी हैं। दुर्जन सिंह। सुबह और शाम बोलेगा, मजा तुमसे ये मिमिया कर, हमारी गली से दीवान जी जाना न तुम आकर। दुर्जन सिंह। ऊह करी न आह करी, गांधी जी की बकरी हर किला फतह करी। गांधी जी की बकरी सम्मिलित रूप में सत्यवीर और करवीर। जब कुत्तों का खानदान होता है तो बकरी का क्यों नहीं हो सकता सिपाही। डंडा ऊंचा रहे हमारा सबसे प्यारा सबसे न्यारा सिपाही। इस बकरी ने तुमसे यह नहीं कहा कि पढ़ लिख अपने पैरों पर खड़ा होना सीख, किसी का मुंह न देख, अपने बच्चों को इस लायक बना कि वे अपने हाथ से कमा सके, कम से कम में घर चला सके। फालतू खर्च मत कर, दूसरों की सेवा कर, सच बोल, त्याग कर, सबको अपना समझ। सत्यवीर औरत से। आप बड़े लोग हैं हुजूर, आपको एक नहीं 1000 बकरी मिल जाएगी, हम गरीबों का सहारा न छीनो। औरत। गरीबी। इस बकरी ने तुझे नहीं बताया कि गरीबी केवल मन की होती है, गरीबी केवल विचारों की होती है, दृष्टि की होती है। गांधी जी केवल 6 पैसे में गुजर करते थे। सत्यवीर औरत से। यदि यह बकरी इस औरत के पास रही तो कुआं क्या सब सूख जाएगा, आग बरसेगी आग। दुर्जन सिंह। जो बड़ा बन के आया वह बड़ा बन के रहेगा। दूसरा ग्रामीण। कोई छोटा बड़ा बन के नहीं आया, सब बराबर बन के आया है। युवक। एक ही खेत में न सब धन एक सा होता है, न एक बाली में सब दाना एक सा। एक ग्रामीण। हम खरपतवार नहीं हैं, हम भी इंसान हैं। युवक। चिड़ई दाना बिन मुरझाए, मछली पानी बिन अकुलाए। ग्रामीण। दूसरा अंक। जानता हूँ बकरी भी आप हैं, मैया भी आप हैं, आदेश भी आप हैं। युवक। DIG से सिपाही।
सोहबत की है अक्षर कम कमीनगी ज़्यादा पहचान लेता हूँ युवक कर्मवीर से। इलाज आपके पास हर चीज़ का है, गरीबी और अन्याय का नहीं है बस। युवक सिपाही से, जिसकी आवाज़ होती है उसकी अकेले होने पर भी निकलती है। युवक, अब बकरी की पूजा इसलिए कराते हो कि ताकि सब बकरी बन जाए? मैं बकरी नहीं हूँ, किसी की बकरी नहीं बनूंगा। युवक कर्मवीर से, तमाम विस्की तमाम रम मिला करे प्रभु जन्म जन्म। सिपाही, यह धरती चरागाह है जिसकी घास जितना ही रौंदो उतना ही पनपती है। कर्मवीर, कोई अकेला नहीं जीतता, एक की जीत सबकी जीत होती है। कर्मवीर। शंकर शेष जीवन वृत्त। डॉक्टर शंकर शेष का जन्म 2 अक्टूबर 1933 ईस्वी को बिलासपुर के सामंतशाही ब्राह्मण परिवार में हुआ था। शंकर शेष जी के पिता का नाम नागोराव शेष तथा माता का नाम श्रीमती सावित्री देवी था, जिनके पूर्वज विदर्भ महाराष्ट्र के रहने वाले थे। शंकर शेष के पिता ने 2 शादियां की थी और इन्हें 16 बच्चे थे। बड़ी पत्नी से शंकर शेष का जन्म हुआ था। शेष जी को 6 भाई और 2 बहनें थीं। डॉक्टर शेष की प्राथमिक शिक्षा जूना बिलासपुर के प्राथमिक विद्यालय में हुई थी तथा माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है ना बिलासपुर में हुई थी। शंकर शेष सन 1956 ईस्वी में BA ऑनर्स की परीक्षा नागपुर विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए तथा यहीं से MA की परीक्षा भी पास किए। नागपुर विश्वविद्यालय से ही सन 1961 ईस्वी में गोपाल गुप्ता के निर्देशन में हिंदी और मराठी कथा साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन पर PhD की उपाधि प्राप्त की। सन 1974 में शंकर शेष जी मध्य प्रदेश सरकार में सहायक प्राध्यापक की 16 वर्षीय नौकरी को छोड़कर भारतीय स्टेट बैंक बम्बई आ गए। यहाँ 1974 से 1981 तक केंद्रीय कार्यालय में राजभाषा विभाग के अधिकारी के रूप में पदभार संभाला। डॉक्टर शंकर शेष का विवाह सुधा जी से 19 दिसंबर 1958 को हुआ। शंकर शेष जी सन 1978-79 में बम्बई विश्वविद्यालय में लिंग्विस्टिक भाषाशास्त्र में MA किया। डॉक्टर शेष जी अपनी अदम्य प्रतिभा के बल पर 1965 ईस्वी में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा सेवा में आदिम अनुसंधान संस्थान में प्रतिनियुक्त हुए। दिल के मरीज डॉक्टर शंकर शेष की मृत्यु 28 अक्टूबर 1981 ईस्वी को श्रीनगर कश्मीर में हो गई। शंकर शेष की समग्र नाट रचना का संपादन हेमंत कुकरेती के द्वारा शंकरः शेषः समग्र नाटक नाम से 3 खंडों में किताबघर प्रकाशन से किया गया। शंकर शेष की रचनाएं। नाटक मूर्तिकार 1955 ईस्वी, रत्नगर्भा 1956, नई सभ्यता नए कानून 1956, बेटों वाला बाप 1958, तिल का ताड़ 1958, बिना बाती के दीप 1958, बाढ़ का पानी 1968, बंधन अपने अपने 1969, खजुआरों का शिल्पी 1970, फंदी 1971, एक और द्रोणाचार्य 1971, कालजयी 1973, रक्तबीज 1976, राक्षस 1977, पोस्टर 1977, चेहरे 1978, त्रिकोण का चौथा कोण 1979, अरे मायावी सरोवर 1980, आधी रात के बाद 1981, एकांकी, विवाह मंडप 1957, हिंदी का भूत 1958, त्रिभुज का चौथा कोण 1977, एक प्याला कॉफी 1979, अजायब घर पुलिया शोपकेस 1981, बाल नाटक
दर्द का इलाज 1973, मिठाई की चोरी 1973, अनूदित नाटक दूर के दीप 1959, एक और गांव 1972, चल मेरे कद्दू ठुमुक ठुमुक 1973, पंचतंत्र और गरबो 1981, उपन्यास तेंदू के पत्ते 1956, अप्राप्त चेतना 1971, खजुराहो की अलका 1972, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र 1980, अनुसंधानात्मक प्रबंध हिंदी और मराठी कथा साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन 1981 ईस्वी, छत्तीसगढ़ का भाषा शास्त्री अध्ययन 1965 ईस्वी, आदिम जाति शब्द संग्रह एवं भाषा शास्त्री अध्ययन 1967 ईस्वी, पटकथा संवाद घरौंदा दूरिया 1979 ईस्वी। सम्मान एवं पुरस्कार। नाटक दूरिया और घरौंदा के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आशीर्वाद पुरस्कार, फिल्म दूरिया की कहानी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित, बाढ़ का पानी नाटक पर मध्य प्रदेश द्वारा 7,000 रुपये का पुरस्कार, एक और द्रोणाचार्य नाटक से डॉक्टर शंकर शेष द्वारा रचित एक और द्रोणाचार्य मिथकी नाटक 2 अंकों का है, जिसका नामकरण पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के रूप में किया गया। इस नाटक का मंचन गोरखपुर, गाजियाबाद, दिल्ली, इंदौर, भोपाल, बम्बई, कलकत्ता आदि महानगरों में हो चुका है। कलकत्ता की अनामिका नाट्य संस्था ने इसे सन 1975 ईस्वी में श्रेष्ठ नाट्यकृत घोषित किया। एक और द्रोणाचार्य नाटक के पात्र हैं अरविंद, प्रमुख पात्र प्रोफेसर लीला, अरविंद की पत्नी, यदु, अरविंद का साथी, जूनियर लेक्चरर, प्रिंसिपल 60 वर्षीय, चंदू 20 वर्षीय, अरविंद का छात्र, अनुराधा का प्रेमी, प्रेसिडेंट अरविंद के कॉलेज का, विमलेंद्र शिक्षक है ना, अनुराधा 20 वर्षीय छात्रा, चंदू की प्रेमिका, द्रोणाचार्य, कृपि, अश्वत्थामा, भीष्म, अर्जुन, एकलव्य, युधिष्ठिर, सैनिक आदि। नाटक की शुरुआत लीला के संवाद लाइट जला तो लेते से होती है। वह अरविंद से यह भी कहती है कि शक्कर का भाव पूरे 4 हो गया है। एक और द्रोणाचार्य महाभारत का प्रसिद्ध पात्र द्रोणाचार्य के जीवन प्रसंगों के आधार बनाकर वर्तमान विसंगति को रूपायित करने का प्रयास है। इस नाटक में मूलतः 2 समस्याओं को उठाया गया है, एक शिक्षा में व्याप्त अनाचार और दूसरा वेतनभोगी मध्यम वर्ग में जीने वाले अध्यापक के अस्तित्व की समस्या। डॉक्टर शंकर शेष स्वयं अध्यापक पद पर करीब 16 वर्षों तक रहे, अतः शिक्षा व्यवसाय में प्राप्त अनाचार एवं गैर सरकारी कॉलेजों में अध्यापन कार्य करने वाले अध्यापक का अंतर्द्वंद, उसकी व्यवस्था, उसकी मानसिकता, उसकी नपुंसकता को नज़दीक से भोगा था। अतः इस नाटक में प्रोफेसर अरविंद को वैसे ही चरित्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पौराणिक कथा का नायक द्रोणाचार्य में पंडित और कौशल होने के बावजूद घर गृहस्थी चलाने में असफल रहता है। उसका बालमित्र द्रुपद भी उसे अपमानित करता है। द्रोणाचार्य अपनी आर्थिक विपन्नता के कारण भीष्म के कहने पर राजगुरु का पद ग्रहण करता है। वह व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एकलव्य पर अन्याय करता है। द्रौपदी के वस्त्रहरण के समय मौन रहता है, व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता। नाटक में प्रोफेसर अरविंद आधुनिक द्रोणाचार्य का प्रतीक है। यद्यपि वह सैद्धांतिक रहता है, किंतु उसकी पत्नी लीला, उसका मित्र यदु, कॉलेज का प्राचार्य एवं कॉलेज का अध्यक्ष सब मिलाकर उसे सुविधा का भौतिक वस्तुओं का लालच देकर पथभ्रष्ट कर देता है। अरविंद एक प्राइवेट कॉलेज में अध्यापक है। उसके ऊपर उसकी कैंसरग्रस्त माँ अथवा विधवा बहन की जिंदगी का भार है, तो अपने बेटे को मेडिकल कॉलेज भेजने की भी चिंता है। अरविंद के कॉलेज का प्रेसिडेंट एक व्यापारी है जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कई शिक्षण संस्थाएं खोल रखी है।
प्रेसिडेंट का लड़का राजकुमार कॉलेज में पढ़ता है और वह परीक्षा हॉल में बेंच पर छुरा रख कर नकल करता है, जिसे प्रोफेसर अरविंद पकड़ लेता है। प्रोफेसर अरविंद राजकुमार को सजा दिलाने के लिए उसके परीक्षा में किए गए नकल की रिपोर्ट यूनिवर्सिटी को भेजना चाहता है, किंतु कहीं वह मुसीबत में न फंस जाए, इसीलिए उसकी पत्नी लीला और दोस्त यदु ऐसा करने से रोकता है। यदु अरविंद को फटकारते हुए कहता है, जब से तुमने बिमलेंदु का द्रोणाचार्य नाटक क्या खेला, तुम्हारा दिमाग फिर गया है। मिडिल क्लास का नपुंसक जोश छोड़ो, आओ प्रेसिडेंट के साथ हाथ पांव जोड़ो, केस को रफा दफा कराओ। अनुराधा की हत्या का दोषी प्रोफेसर अरविंद भी है। उसने अनुराधा को न्याय दिलाने का वचन दे फिर मुकर जाता है। यदु अपने मित्र अरविंद से कहता है कि बिमलेंदु भी तो किसी बड़े आदमी के लड़के को नकल करते पकड़ा था। क्या हुआ उसका? गुंडों ने बीच चौराहे पर उसकी जान ले ली। अरविंद अपने स्वाभिमान को मारकर प्रेसिडेंट के दबावों के आगे झुक जाता है। साथ ही कॉलेज का होनहार छात्र चंदू को छात्रों को भड़काने के अभियोग में कॉलेज से निकाल दिया जाता है और प्रेसिडेंट अपने वादे के अनुसार अरविंद को प्रिंसिपल बना देता है। नाटक के उत्तरार्ध की शुरुआत लीला द्वारा सहेली मिसेस शुक्ला से फोन पर बातचीत करने से होती है। लीला का बेटा संदीप अपने कॉलेज में मेरिट में प्रथम आया है। दूसरा अंक में प्रेसिडेंट का बेटा राजकुमार कॉलेज की छात्रा अनुराधा, जो चंदू की प्रेमिका भी है, को एकांत में पाकर उसका बलात्कार करना चाहता है। प्रोफेसर अरविंद अनुराधा को छत विछत होने से बचा लेता है और राजकुमार के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करने को कहता है। अरविंद इस घटना का एकमात्र चश्मदीद गवाह रहता है। अनुराधा दृढ़तापूर्वक रिपोर्ट दर्ज कराकर राजकुमार को सजा दिलाना चाहती है, किंतु राजकुमार के गुंडों के द्वारा उसकी हत्या हो जाती है, किंतु लोग उसे आत्महत्या समझते हैं। अतः अनुराधा के साथ जबरदस्ती और उसकी हत्या को प्रेसिडेंट के द्वारा बीच बचाव कर समाप्त कर दिया जाता है। नाटक के उत्तरार्ध के अंतिम में प्रेसिडेंट बीमार पड़ जाता है। डॉक्टर उसे सुबह शाम टहलने की सलाह देता है। प्रेसिडेंट प्रतिदिन अरविंद के साथ घूमने के लिए जाता है। एक दिन वह क्लिक से नीचे गिर मर जाता है। अरविंद पर प्रेसिडेंट के क्लिक पर से ढकेल कर मार देने का आरोप लगता है और उसका चश्मदीद गवाह बनता है। उसी का पूर्व छात्र चंदू नाटक चंदू के अर्धसत्य के साथ ही समाप्त हो जाता है। एक और द्रोणाचार्य के पात्र प्रतीकार्थ रखते हैं। इसमें अरविंद द्रोणाचार्य का प्रतीक, चंदू द्रोणाचार्य का शिष्य, युधिष्ठिर अर्धसत्य का वक्ता का प्रतीक है, बिमलेंदु अरविंद को सही राह दिखाने वाले गुरु का प्रतीक है, प्रेसिडेंट कौरव सत्ता और अन्याय का प्रतीक है। नाटक के द्वितीय अंक में बिमलेंदु की परछाई से अरविंद की वार्ता होती है। बिमलेंदु अरविंद से कहता है कि तू द्रोणाचार्य है, व्यवस्था और सत्ता के कीड़ों से पिटा हुआ द्रोणाचार्य। नाटक में चंदू चंद्रशेखर की प्रेमिका अनुराधा की हत्या हो जाने से दुखी हो वह भी क्लिक से कूद कर मर जाना चाहता है, फिर असफल रहता है। नाटक में पहली आवाज चंदू ने आत्महत्या का कारण पूछने पर वह कहता है, प्रोफेसर अरविंद ने झूठ बोलकर मेरी सब श्रद्धाओं को कुचल दिया। कॉलेज से मैं जिस तरह निकाला गया, मेरी जिंदगी के प्रति रहा सहा विश्वास भी जाता रहा। चंदू प्रोफेसर अरविंद के बड़े बड़े निरर्थक शब्द थूकने वाला नपुंसक बुद्धिवादी व्यक्ति मानता है। चंदू अनुराधा की आत्महत्या को दोषी
प्रोफेसर को ठहराता है। नाटक के महत्वपूर्ण संवाद। नौकरी करनी है तो कान बंद कर लो, आंखें मूंद लो, मुंह खुला रखो, बोलने के लिए नहीं, रोटी खाने के लिए। प्रिंसिपल। राजकुमार का विरोध करोगे तो हत्या, चंदू का विरोध करोगे तो सामाजिक हत्या। यदु। किस किस से डरूं नीला। कॉलेज को दुकान की तरह चलाने वाले उस प्रेसिडेंट से, अनूठा छाप कमेटी मेंबरों से, चुगली खाने वाले अपने सहयोगियों से, विद्यार्थियों से क्या पूरी उम्र डरते ही रहना होगा अरविंद। तुम्हारा झूठ बोलना ही धर्म है। द्रोणाचार्य युधिष्ठिर से। यदि व्यवस्था तुम्हें अपने इशारे पर भौंकने वाला कुत्ता बनाना चाहती है तो भौंको, कुत्ते के पिल्ले को जन्म दो। चंदू और युधिष्ठिर मत पैदा करो, राजकुमार और दुर्योधन पैदा करो। विमलेंदु। ध्रुव द्रोणाचार्य है। व्यवस्था और सत्ता के कीड़ों से पिटा हुआ द्रोणाचार्य, इतिहास की धार में लकड़ी के ठूंस की तरह बहता हुआ वर्तमान के कांगड़ा से लगा हुआ सड़ा गला द्रोणाचार्य। विमलेंदु अरविंद से। हाँ हाँ, तू द्रोणाचार्य है। एक और द्रोणाचार्य, एक और द्रोणाचार्य। विमलेंदु अरविंद से। परमार्थ की राजनीति के दिन लग गए मिस्टर अरविंद प्रेसिडेंट। अपराध की सार्वजनिक तौर पर स्वीकृत राजनीति में आत्महत्या कहलाती है प्रेसिडेंट। सार्वजनिक रूप में झूठ बोलना क्या आत्महत्या नहीं होगी अरविंद। सभी पुरुष नामर्द नहीं हो गए सर, मुझे अपनाने वाला भी कोई है। अनुराधा अरविंद से। आत्मज्ञान हो गया है मुझे, अपने क्षुद्र होने का आत्मज्ञान, सड़े हुए आटे में बिलबिलाने वाला कीड़ा होने का आत्मज्ञान। शंकर शेष एवं एक और द्रोणाचार्य नाटक के बारे में विद्वानों की राय। डॉक्टर जयदेव तनेजा। नाटककार ने अरविंद लीला प्रेसिडेंस, अनुराधा और चंदू के समांतर द्रोणाचार्य, कृपि, दुर्योधन, द्रौपदी और अश्वत्थामा के प्रासंगिक एवं सटीक दृश्य प्रस्तुत करके समकालीन नाटकों में इतिहास प्रयोग का एक नया पहलू प्रकट किया। डॉक्टर सुनीता मंजन बैल। इस नाटक का उद्देश्य केवल पौराणिक गाथा को दोहराना नहीं रहा, किंतु उसके माध्यम से किसी सूक्ष्म से सूक्ष्मतर मानवीय सत्य को खोजना है। मानव के अंतस में गहन अंधेरे में बैठकर उस बिंदु को छूकर एक ऐसी हलचल मचा देना जिससे व्यक्ति उन पौराणिक घटनाओं को नए संदर्भों में देखने, समझने और स्वीकार करने की कोशिश करे। एक और द्रोणाचार्य की भूमिका से एक और द्रोणाचार्य कथ्य और शिल्प की नवीनता को लेकर उपस्थित होने वाला ऐसा प्रयोगशील नाटक है जिसमें मंचन की पर्याप्त संभावनाएं निहित हैं। निर्देशक के लिए अनेक सुप्त संकेतों से युक्त यह नाटक स्वतंत्रोत्तर नाटक के इतिहास में शिल्प और शैली वैचित्र्य के कारण एक अलग व्यक्तित्व धारण करता है। गोविंद चातक। एक और द्रोणाचार्य में मिथक और आधुनिक प्रसंगों का बिंब प्रतिबिंब भाव, मिथक में आधुनिक के युग का समावेश, पात्रों का मिथक से वर्तमान में प्रवेश आदि का सुंदर प्रयोग हुआ है।